बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 12th क्लास की है। उर्दू की बुक का नाम है ख़याबान उर्दू, जो हमारी मुआविन किताब है, एडिशनल बुक। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 2। इससे पहले मैंने एक चैप्टर बना दिया। ये लेसन नंबर 2 यहूदी की लड़की। तो ये जो एक ड्रामा है, तो हम ड्रामा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम ये यहूदी की लड़की जो ड्रामा है उसको देखेंगे। और उसके लिखने वाले जो हमारे मुसन्निफ़ आगा अशर काश्मीरी, उसके बारे में भी तारुफ देखेंगे उनका हम। तो देखिए, ड्रामे का उन्वान है यहूदी की लड़की। तो पहले हम ड्रामे के बारे में देखते हैं कि ड्रामा है, होता क्या है, कौन सी सिन्फ है ये। तो ड्रामा आलमी अदब में सिन्फ है। आलमी अदब में सिन्फ ड्रामा को हमेशा से बुलंद मकाम हासिल रहा है। वो हिंदुस्तान हो यूनान हो या बरतानिया, हर जगह इसकी सिन्फ की पजीराई और तरक्की हुई। पजीराई यानी तारीफ़ हुई है। ड्रामे की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की गई हैं, मगर इसकी एक सादा सी तारीफ़ यह है कि ड्रामा किसी किस्से या वाक़ये को अदाकारों के ज़रिए नाजरीन के रूबरू अमलन पेश करने का नाम है। यानी प्रैक्टिकल, उसको जो स्टेज पर हम स्टेज करते हैं और एक एक किरदार आकर अपने डायलॉग बोलकर कहानी आगे बढ़ाते हैं। इससे वाज़ेह हुआ कि ड्रामा नावल या अफसाने की तरह सिर्फ लिखे या पढ़े जाने तक महदूद नहीं, इसलिए पेशकश ज़रूरी है, बल्कि ये मुकम्मल ही तब होता है जब इसे अमलन स्टेज पर पेश कर दिया जाए। नावल और अफसाने की तरह ड्रामे में भी प्लॉट, किरदार, मुकालमा और कोई ना कोई मरकज़ी ख़याल होता है, मगर किस्से की अमली पेशकश ही इसे नावल और अफसाने से मुमय्यज़ करती है। बुनियादी तौर पर ड्रामे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ट्रेजेडी अलमिया, नंबर 2 कॉमेडी यानी तरबिया। इन दोनों नासिर यानी अलम व तरब के इम्तिजाज से भी ड्रामे लिखे गए हैं। इस तरह अलमिया तरबिया वजूद में आया। इसके अलावा मेलोड्रामा, फारस, ड्रीम और ओपेरा भी ड्रामे की अक़साम में शामिल हैं। और उर्दू ड्रामे की इब्तिदा 1844 से 1855 के दौरान वाजिद अली शाह की ड्रामाई पेशकश और अमानतो मदारी लाल की इंदर सभाओं से लखनऊ में हुई, मगर इसे उरूज हासिल हुआ पारसी स्टेज के ड्रामों से। जिस ज़माने में लखनऊ और इसके गर्दो नवाह में इंदर सभाओं की धूम मची हुई थी, इसी ज़माने में मुंबई में मगरबी असरात के तहत एक नई किस्म का ड्रामा वजूद में आ रहा था, जिसे पारसी स्टेज का नाम दिया गया। ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी इब्तिदा और तरक्की में पारसियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पारसी स्टेज का पहला ड्रामा खुर्शीद है, जिसे 1870 में ईदल जी घोरी ने लिखा था। इससे पहले भी कुछ ड्रामे लिखे गए हैं, मगर वो दस्तयाब नहीं हैं। पारसी स्टेज के ड्रामे भी इब्तिदाई उर्दू ड्रामों की तरह मंजूम होते थे, यानी नज़म की शक्ल में होते थे। इनमें रक़्स, मौसीकी और गानों का इस्तेमाल भी वैसा ही था। किस्से और किरदार भी फ़ौक़ुल फ़ित्री होते थे, मगर पेशकश का अंदाज़ इब्तिदाई ड्रामों से मुख्तलिफ था। प्रोसीनम यानी आगे गिरने वाले पर्दे का इस्तेमाल पारसी स्टेज से शुरू हुआ। अब स्टेज की इस पिछली दीवार पर सीनरियों वाले पर्दे लगाए जाने लगे। हर ज़ैली सीन पर भी पर्दा गिरने और उठने लगा। स्टेज पर तरह तरह की मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। मुकालमों में धीरे धीरे नस्र का इस्तेमाल बढ़ा, गाने कम हो गए। फितरी वाक़यात और किरदारों के बजाय रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात और मसाइल ड्रामे का मौजू बनने लगे। यानी अब ड्रामे बदलते गए। पहले की तरह वो टिपिकल गाने और म्यूज़िक और मतलब नाच गाने, म्यूज़िक और गाने की शक्ल में नहीं होता। मतलब घरेलू ड्रामे भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात और मसले भी जो स्टेज होने लगे हैं ना, जिससे हमारे मसले भी हल हो सके, हमें मसला समझ में आ सके। तो देखिए, ड्रामा जो यहूदी की लड़की, उसे आगा अशर काश्मीरी ने लिखा है। तो 1879 1876 ता 1935-31। आगा अशर उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में पैदा हुआ। असल नाम मोहम्मद शाह था। आगा अशर ने अरबी, फ़ारसी और उर्दू की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। बाद में अंग्रेज़ी तालीम के लिए स्कूल भी भेजे गए, मगर पढ़ने लिखने से ज़्यादा इनका दिल सैर व तफरीह और शेर व
शायरी की महफिलों में लगता था। वो बहुत ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते हुर्फ बहुर्फ याद हो जाता था। इस दौर में पारसी थिएटर की कंपनियां शहर शहर घूमकर ड्रामे दिखाया करती थी। सन 1897 में अल्फ्रेड जुबली कंपनी बनारस पहुंची। इसके अहम ड्रामा निगार एहसन लखनवी थे। आगा अशर ड्रामे देखने जाते तो एहसन से मुलाकातें भी होती थी। एक रोज़ किसी बात पर एहसन से उलझ गए और ये कहकर चले आए कि ऐसे ड्रामे तो मैं एक हफ्ते में लिख सकता हूँ। लिहाजा अपना पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत लिखा, जो सन 1897 में बनारस के जौहर एक्सप्रेस से शाये हुआ। इस ड्रामे की इशाअत से इनकी बहुत हिम्मत अफजाई हुई। ड्रामा निगारी के शौक़ में आगा शहर मुंबई पहुँचे तो वहाँ इनका मुकाबला बड़े बड़े तजुर्बाकार ड्रामा निगारों से था। चुनांचा उन्होंने ड्रामा लिखने और अदबी व इल्मी लियाकत बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की। इन्हें ड्रामा निगार की हैसियत से पहली नौकरी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में ही मिली, जिसके लिए उन्होंने पहला ड्रामा मरीदशक लिखा। इसकी मकबूलियत ने आगा अशर को बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और ये शोहरत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। फिल्मी कहानियों को शामिल करके इनके ड्रामों की कुल तादाद 38 है। इनके ड्रामों में 3 तरह के प्लॉट पाए जाते हैं। पहले वो जो मगरबी ड्रामों से माखूज़ हैं, दूसरे वो जो तारीख़ या नीम तारीख़ी वाक़यात पर मुबनी है, तीसरे वो जो समाजी और इस्लाही मौज़ूआत पर लिखे गए। यहूदी की लड़की आगा अशर ने सन 1913 में लिखा। ये उनके सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामों में शामिल है। आगा अशर ने इसमें बज़ाहिर रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के दरमियान कशमकश दिखाई है, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदी कौम और रोमन मजहबी पेशवा के पर्दे में अंग्रेज़ी हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान जारी कशमकश को पेश किया गया। इस तरह बराह रास्त मफहूम के साथ साथ इस ड्रामे का एक अलामती मफहूम भी निकलता है। इस ड्रामे में किरदार निगारी औसत दर्जे की है। कोई ऐसा किरदार नहीं जो हमारे दिलों पर न मिटने वाला नक्श छोड़ जाए। फिर भी वक्ती तौर पर इसके किरदार हमें मुतासिर ज़रूर करते हैं। इसमें मुकालमे छोटे और बरजस्ता हैं, जिनमें गुफ्तगू का अंदाज़ पाया जाता है। ज़बान सलेस और रवां है, जो बात नस्र में कही जाती है। आगा अशर इसमें ज़ोर पैदा करने के लिए इसे शेर में भी दोहराते हैं। ये तरीका इस वक्त पसंदीदा था, मगर अब ये तकरार ग्रां गुजरती है। यानी बार बार शेर कहना मतलब अच्छा नहीं लगता। तो वो पहले क्या बात था कि बार बार शेर हो, गाने वगैरह हो और बार बार सेम गाने बजाए जाते थे या बोले जाते थे ना। तो आजकल जो है डायलॉग बोले जाते हैं नस्र की तरह। इस ड्रामे में मुतफर्रिक इशार कम है। नस्र को पुरकशिश बनाने के लिए कहीं कहीं इसमें काफ़िए का इस्तेमाल हुआ है। तशबीह और इस्तिआरे के इस्तेमाल से भी वो अपनी नस्र को पुरअसर बनाते हैं। पेशकश के लिहाज से ये भी ड्रामा नहायत मौजू है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे स्टेज पर पेश करने में दिक्कत हो। स्टेज की ज़रूरियात को नज़र में रख कर इसे लिखा गया। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि ये उर्दू का एक शाहकार ड्रामा है, जो तवील भी है, जिसे मुकम्मल तौर पर इस किताब में नहीं पेश किया जा सकता। चुनांचे इसे मुख्तसर करके पेश किया गया। इसमें असल किस्से के साथ साथ एक मज़ाहिया किस्सा नसीबन और करामत का भी चलता रहता है, जिसका असल किस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लिहाजा इसे निकाल दिया गया है। गैर ज़रूरी अशार और गाने भी खारिज कर दिए गए हैं। कुछ मुकालमे भी निकाल दिए गए हैं। मुकालमे हैं डायलॉग्स, मगर ये इस सलीके के साथ किया गया है कि कहानी में तसलसल बरकरार रहे और असल किस्सा कहीं से कहीं मजरू ना हो। इस ड्रामे का किस्सा इस तरह है कि सल्तनत रोमा में रोमन के अलावा यहूदी कौम भी आबाद है। एक नौजवान मार्क्स को इज़रा यहूदी लड़की हन्ना से मोहब्बत हो जाती है। हन्ना भी इससे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसे शुबा हो जाता है कि मार्क्स यहूदी नहीं है। वो मार्क्स से ज़ोर देकर हकीकत दरियाफ़्त करती है तो वो रोमन होने का इकरार कर लेता है, मगर इससे सच्ची मोहब्बत का यकीन भी दिलाता है और घर से कहीं दूर चलकर शादी कर लेने के लिए कहता है। पहले तो अन्ना तैयार नहीं होती, मगर मार्क्स खुदकशी करने की धमकी देता है तो अन्ना को इसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाता है। दोनों घर से जाना ही चाहते हैं कि इज़रा सामने आ जाता है, जो छुपकर सारी बातें सुन रहा था। दोनों इससे माफ़ी मांगते हैं और रहम की दरख्वास्त करते हैं।
इज़रा शादी के लिए तैयार हो जाता है, मगर इस शर्त के साथ कि मार्क्स यहूदी मज़हब इख्तियार कर ले। मार्क्स तैयार नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। एक रोज़ हना और मार्क्स की मुलाकात होती है। वो इसे बताता है कि वो आम आदमी नहीं बल्कि इस मुल्क का वली अहद है। अगर वो अपना मज़हब तब्दील कर लेता है तो इसे सल्तनत से हाथ धोना पड़ता। वहीं हिना को पता चलता है कि मार्क्स की शादी कल शहजादी आगटुया से होने जा रही है, जो पहले से तय थी। उसे बेहद रंज होता है और उससे रोकने का तहिया कर लेती है। शादी के मौके पर इज़रा यहूदी अपनी कौम की तरफ से नजराना पेश करने के लिए दरबार में हाजिर होता है। ना भी वहाँ पहुँच जाती है और बादशाह को सारी बात बताकर इंसाफ की तलबगार होती है। बादशाह शहज़ादा मार्क्स से पूछता है तो वो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। बादशाह उसे कैद करके मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म देता है। इसी रोज़ शहज़ादी हिना के पास जाती है और शहज़ादे को माफ़ कर देने की दरख्वास्त करती है। हिना को मार्क्स पर रहम आ जाता है और अपना इल्ज़ाम वापस ले लेती है। मजहबी पेशवा ब्रूटस, जो यहूदियों से नफ़रत करता है और पहले भी इस पर काफ़ी जुल्म कर चुका है, शहज़ादे पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में हिना और इज़रा को जलते हुए तेल में डाल दिए जाने का हुक्म देता है। मार्क्स इनके लिए रहम की दरख्वास्त करता है तो ब्रूटस इज़रा को मज़हब तब्दील करने की शर्त पर माफ़ी देने को तैयार हो जाता है। इज़रा इसे नहीं मानता और इसे 16 साल पहले का वाक़या याद दिलाता है, जब शाह नीरू के हुक्म से शहर रोमा में चारों तरफ आग भड़क रही थी। इस आग में ब्रूटस की बीवी जलकर खाक हो गई थी, मगर इस शीर ख्वार बेटी को आग से इसी ने बचा लिया था और अब यही इसकी बेटी है जिसे इसने अपनी बेटी की तरह पाला है। ब्रूटस सबूत मांगता है, इसलिए यहूदी हिना के गले में पड़ा हुआ शाही ख़ानदान का तावीज़ और मरवारिद की माला दिखाता है। ब्रूटस इसे पहचान कर तस्दीक करता है, अपने किए पर शर्मिंदा होता है, दोनों से माफ़ी मांगता है और आइंदा के लिए नेक ज़िंदगी गुजारने का अहद करता है। इस वक्त आगटुया हिना से कहती कि तुम भी शाही ख़ानदान से हो तो क्यों ना मेरी हर राहत और ख़ुशी में बराबर की शरीक हो जाओ। बादशाह भी इसकी इजाज़त दे देता है, मगर हिना यही कहती कि मुझे इस झूठी दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। तुम दोनों जियो और खुश रहो, और यही ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने ड्रामे का जो है शॉर्टकट में पढ़ लिया है। तो हमारी जो एडिशनल बुक है ख़याबान उर्दू, उसका सेकंड चैप्टर है ड्रामा यहूदी की लड़की। तो ये तो आपको समझा दिया गया आगाश का जो हमने तारुफ़ किया था। तो सारे देखिए ये कैरेक्टर हैं, इनके किरदार जो हैं ख़वातीन कैरेक्टर हैं। ये सारे कैरेक्टर तो मैं पूरे जो है ड्रामा पढ़ूँगी नहीं, शॉर्टकट में और अच्छी तरह से आपको इसको समझा देती हूँ कि ड्रामे का मकसद जो है क्या है। ये तो पहला सीन है, यहाँ पर देखिए इस तरह सीन जो है ड्रामे में क्रिएट करते हैं ना। तो आगाशर ने सन 1913 में ड्रामा यहूदी की लड़की लिखा। ये इनका सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामा है। आगाशर ने इसमें बज़ाहिर रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के दरमियान जो है कशमकश दिखाई है, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदी कौम और रोमन मजहबी पेशवा के पर्दे में उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान जारी कशमकश को पेश किया है। इस ड्रामे का किस्सा देखिए जो है शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ कि किस्सा इस तरह है कि सल्तनत रोमा में रोमन के अलावा यहूदी कौम भी आबाद है। एक नौजवान मार्क्स को हज़रा यहूदी की लड़की हिना से मोहब्बत हो जाती है। हिना भी इससे सच्ची मोहब्बत करती, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसे शुबा हो जाता है कि मार्क्स यहूदी नहीं। वो मार्क्स को ज़ोर देकर हकीकत दरियाफ़्त करती है तो वो रोमन होने का इकरार कर लेता, मगर इसे सच्ची मोहब्बत का यकीन भी दिलाता है और घर से कहीं दूर चलकर शादी कर लेने के लिए कहता है। पहले तो हिना तैयार नहीं होती, मगर मार्क्स खुदकशी कर लेने की धमकी देता है तो हिना को भी इसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाता है। दोनों घर से जाना ही चाहते हैं कि हज़रा सामने आ जाता है, जो चुपकर सारी बातें सुन रहा था। दोनों इससे माफ़ी मांगते हैं और रहम की दरख्वास्त करते हैं। हज़रा शादी के लिए तैयार हो जाता है, मगर इस शर्त के साथ कि मार्क्स यहूदी मज़हब इख्तियार कर ले। मार्क्स तैयार नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। एक रोज़ हिना और मार्क्स से मुलाकात हो जाती है। वो इससे बताता है कि वो आम आदमी नहीं बल्कि इस मुल्क का वली अहद है। अगर वो अपना मज़हब तब्दील कर लेता तो इसे सल्तनत से हाथ धोना पड़ता। वहीं हिना को पता चलता है कि
मार्क्स की शादी जो है कल शहजादी आक्टुया से होने जा रही है, जो पहले से तय थी। इसे बेहद नाराज होता है, वो उसे रोकने का इरादा करती है। शादी के मौके पर अज़रा यहूदी अपनी कौम की तरफ से नजराना पेश करने के लिए दरबार में हाजिर होता है। हिना भी वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ बादशाह को सारी बात बताकर इंसाफ की तलबगार होती है। बादशाह शहजादा मार्क्स से पूछता है कि वो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। बादशाह इसे कैद करके मजहबी अदालत में मुकदमा चलाता है। इसी रोज़ शहजादी हिना के पास जाती है और शहजादे को माफ़ करने की दरख्वास्त करती है। हिना को मार्क्स पर रहम आ जाता है और अपना इल्ज़ाम वापस ले लेती है। मजहबी पेशवा ब्रूटस, जो यहूदियों से नफरत करता है, पहले भी इस पर काफ़ी जुल्म कर चुका है। शहजादे पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में हिना और अज़रा को जलते हुए तेल में डालने का हुक्म दिए जाने का हुक्म देता है। मार्क्स इनके लिए रहम की दरख्वास्त करता है तो ब्रूटस अज़रा को मज़हब तब्दील करने की शर्त पर माफ़ी देने को तैयार हो जाता है। अज़रा इसे नहीं मानता और इसे 16 साल पहले का वाक़या याद दिलाता है कि जब शाह नीरू के हुक्म से शहर रुमा में चारों तरफ आग भड़क रही थी। इस आग में ब्रूटस की बीवी जलकर खाक हो गई थी, मगर इसकी शीर ख्वार बच्ची यानी दूध पीती बच्ची जो थी, इसकी बेटी को आग से इसी ने बचा लिया था। अब यही इसकी बेटी जिसे इसने अपनी बेटी की तरह पाला। ब्रूटस सबूत मांगता है तो अज़रा यहूदी हिना के गले में पड़ा हुआ शाही ख़ानदान का तावीज़ और मरवारीद की माला दिखाता है। ब्रूटस इसे पहचान कर तस्दीक करता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। दोनों से माफ़ी मांगता है और आइंदा के लिए नेक ज़िंदगी गुजारने का अहद करता है। इसी वक्त आक्टोया हिना से कहती है कि तुम भी शाही ख़ानदान में हो तो क्यों न मेरी हर राहत हर खुशी में बराबर शरीक हो जाओ। बादशाह भी इसकी इजाज़त दे देता है, मगर हिना यही कहती कि मुझे इस झूठी दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम जो दोनों जियो खुश रहो। आक्टोया कहती है तो बहन तुम इस झूठी दुनिया में तन्हा रहकर क्यों कर ज़िंदगी बसर करोगी। तो हिना कहती अपने मौला की मैं जोगन बनूंगी बरोगन बनूंगी अपने मौला की। तो यहीं पर जो हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए आगाज़ का लिखा हुआ जो ड्रामा है, इनका नाम। अब उसके बाद देखिए मश्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर मश्क में जो 3 सवालात हैं, हम तीनों के जवाबात देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है ड्रामे की तारीफ़ और इसकी अज्ज़ाए तरकीबी वजाहत कीजिए। तो जवाबात देख लीजिए, 3 ही जवाब हैं। देखिए ड्रामे की अज्ज़ाए तरकीबी, ड्रामा एक ऐसी सिन्फ़ अदब है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मज़ाहिर को अशख़ास और मुकालमों के वसीले से अमलन पेश किया जाता है। ड्रामा एक दूसरी असनाफ़ की तरह अपनी अदबी हैसियत भी रखता है, लेकिन ड्रामे के तसव्वुर के साथ स्टेज का तसव्वुर नागुरेज़ सा हो जाता है और इस तरह ड्रामा का फ़न मखसूस तकाज़ों का हामिल होता है। इसमें वाक़यात की कड़ियों के लिए ड्रामा निगार कहीं भी नावल निगारी की रावी की हैसियत से सामने नहीं आ सकता। ड्रामे में सिर्फ़ ऐसे मनाजिर या वाक़यात ही शामिल हो सकते हैं जिनका स्टेज पर दिखाना मुमकिन हो। ड्रामे में वाक़यात को तवील ज़माने में नहीं फैलाया जा सकता कि इससे गोनागो पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। दरअसल ड्रामा अल्फाज से नहीं अमल से बनता है, इसीलिए अरिस्तु ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है। हम अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं कि ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने इस तरह पेश की जाती है कि बिल्कुल सच्ची और असली मालूम होती है। अरिस्तु ने ड्रामे के 6 अज़्ज़ाए तरकीबी मुकर्रर की हैं। तो 6 जो हैं अज़्ज़ाए तरकीबी यानी 6 पार्ट हैं ड्रामे का। तो पहला है किस्सा, सेकंड किरदार, तीसरा मरकज़ी ख़याल, चौथा है मुकालमे, मौसीकी, स्टेज की तैयारी या तरीक़ा पेशकश। तो पहला देखिए किस्सा या प्लॉट। किस्सा या प्लॉट किरदार के ज़हनी इर्तिआश, क़ल्बी वारदात और इसके अफ़आल व अमाल से मुरत्तिब होता है। किस्से के वाक़यात जब एक ख़ास नज़्म के पाबंद होते हैं तो इनमें एक बामायनी और बातिनी रब्त व आहंग और नज़री तसलसल पैदा होता जाता है और इसे प्लाट कहते हैं। प्लाट गहरा भी होता है और तहदार भी, लेकिन ड्रामों की पेश के नुक्ता नज़र से एक गहरा और सादा प्लाट ज़्यादा मौजू मुनासिब होता है। प्लाट में ड्रामा निगार तख़य्युल से यानी ख़यालात से काम लेता है, लेकिन इसका ख़याल रखता है कि वाक़यात का राब्ता आम जिंदगी से मुंतक़ा हो जाए या प्लाट की असर अंगेज़ी और दिलचस्पी में कमी आए। अब देखिए सेकेंड है किरदार। ड्रामे का किस्सा अफराद के इर्द गिर्द घूमता है। ये अफराद
ड्रामे में किरदार कहलाते हैं। ड्रामे के को ज़िंदगी की अक्कासी का नाम दिया जाता है, तो इसलिए ज़रूरी कि इसके ड्रामे में जीते जागते किरदार पेश किए जाए, इनकी गुफ्तगू, अफ़आल और जज्बाती हालात में हकीकत का रंग हो। गौर कीजिए तो किरदारी ड्रामे की फ़नी कामयाबी की ज़मानत है। अब थर्ड, मरकज़ी ख़याल, अफसाना हो, नावल हो या फिर ड्रामा, इनमें कोई ना कोई मरकज़ी ख़याल लाजमी होता है। इसी ख़्याल से मुसन्निफ़ नावल या ड्रामा लिखता है। इसी मरकज़ी ख़याल को ड्रामे के बाज़ ड्रामा निगार का नज़रिया हयात, इसकी फ़िक्र या मकसद करार देते हैं। मरकज़ी ख़याल के तहत ही प्लाट और किरदार का ताना बाना बुना जाता है। अब उसके बाद जो है चौथा, मकालमे यानी डायलॉग। मकालमों को ड्रामे की रूह कहा जाता है। प्लॉट की तामीर या तश्कील, किरदारों की सीरत निगारी और अपने मकसद को मौसर तरीके से पेश करने में ड्रामा निगार मुकालमों से काम लेता है। ड्रामों के किरदार आपस में जो गुफ्तगू या बातें करते हैं, यही मुकालमा है। हर ड्रामे की अपनी फ़िज़ा होती है, किरदारों की मखसूस सीरत, इनके जज्बात और ख़यालात के तर्जुमान मुकालमे ही होते हैं। इसलिए ड्रामा निगार मौजू तरीन अल्फाज का इंतखाब करता है। इसकी यही कोशिश होती है कि मुकालमे बरजस्ता, रवां और मौसिर हो। अब उसके बाद पांचवा है मौसीकी यानी म्यूज़िक। तो मौसीकी भी ड्रामे को मौसिर बनाने में अहम रोल अदा करती है। मौसीकी के ज़रिए ड्रामे का हदायतकार मुख्तलिफ़ कैफियत पेश कर सकता है। फ़रहत या रंजो गम की हालत, खौफ व दहशत, नफ़रत की कैफियत को मौसीकी से उभारा जा सकता है। मौसीकी दरअसल ड्रामे का एक पस मंज़र मुरतब करती है। यानी ड्रामे में कोई सीन चल रहा है, जैसे कोई खुशगवार सीन है तो म्यूज़िक खुशगवार वाला डाल देते हैं, तो देखने वालों को पता चल जाता है ना, कोई गम वाला हो माहौल, खौफ वाला हो, नफ़रत वाला हो, तो इस तरह की म्यूज़िक उसमें डाल दी जाती है। अब छठा है स्टेज की आराइश या तरीक़ा है पेशकश। तो ड्रामा निगार लिखता है कि इससे स्टेज पर हिदायतकार पेश करता है, इसलिए लाजमी कि वो प्लॉट और किरदारों के लिहाज से स्टेज पर किस तरह पेश करे। हिदायतकार ड्रामे की फ़िज़ा के एतबार से स्टेज मुरतब करता है, स्टेज पर किरदारों की नफ्सियात को उजागर करता है। स्टेज का माहौल और रोशनी, लाइट्स भी अहम रोल अदा करते हैं। इसका ताल्लुक स्टेज के तरीक़ा पेशकश या आराइश से ही है। अगर हिदायतकार ज़हीन है तो वो ड्रामे की हिदायत देते मंझ गया तो प्लाट के एतबार से हल्के ड्रामों को भी बेहतरीन ढंग से पेश कर सकता है और ड्रामे देखने वाले नाजरीन ड्रामे के प्लाट की कमज़ोरी को समझ नहीं पाते। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 है, देखिए, आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा निगारी के इम्तियाज़ात पर रोशनी डाली है। इम्तियाज़ात यानी जो ख़ास बात है, दूसरों से अलग बातें। आगा अशर काश्मीरी उर्दू ड्रामा निगारों में एक बड़ा और अहम नाम है। उन्होंने तकरीबन 20-21 साल की उम्र में सन 1901 से ड्रामे लिखने शुरू किए और कम अरसे में इतनी शोहरत पाई कि उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहलाए। बचपन ही से उन्हें ड्रामों से दिलचस्पी थी, इसलिए बनारस छोड़कर मुंबई चले गए और अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में मुलाजिम हुए। बाद अज़ा उन्होंने अपनी एक अलग कंपनी द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी के नाम से कायम की, यानी उन्होंने एक अलग अपनी कंपनी बनाई। आगा अशर ने मुआसिर ड्रामा निगारों के मुकाबले में अपने ड्रामों में बहुत सी तब्दीलियाँ की। यही तब्दीलियाँ इनके ड्रामा निगारी की इम्तियाज़ात हैं। इन इम्तियाज़ात को हम मुख्तसर यहाँ बयान करते हैं। तो नंबर 1 देखिए, आगा अशर से पहले ड्रामों में गाने बड़ी तादाद में होते थे, लेकिन आगा अशर ने गानों की तादाद को कम कर दिया। नंबर 2, आगा अशर से पहले ड्रामों की ज़बान मुकफ़्फ़ा और कदर मसनूई होती थी, यानी एक्टिंग ऐसा लगता था वो एक्टिंग कर रहे हैं ना, इसका आम बोल चाल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो आजकल के ड्रामे जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, देखिए, एक्टिंग ऐसा लगता नहीं है ना, एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता ही है रियलिटी बेस पर नहीं है। तो उन्होंने जो है आम बोलचाल का तरीका इख्तियार किया, इसका आम बोलचाल से कोई ताल्लुक़ ना था। अब तीसरा, आगा अशर के ड्रामों में कशमकश ज़्यादा नज़र आती है। इनके प्लॉट आमतौर पर सादा होते हैं, लेकिन किरदारों के कशमकश के बाद इनमें एक ड्रामाई अमल पैदा होता है और प्लॉट पर हावी होता है। आगा अशर के ज़माने में आलत और तालीम याफ्ता तबका ड्रामे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। आगा अशर इससे बखूबी वाकिफ़ थे। बताया जाता है कि आगा अशर कोई ड्रामा या इसका कोई मंजर लिखते तो किसी पान फरोश, बेहश्ती, धोबी या गंडेरी बेचने वाले को सुनाते और इस बात पर तवज्जो
रखते कि इस पर कितना तवज्जो रखते कि इस पर कितना असर होता है। यही नहीं, आम आदमी को खुश करने के लिए वो अपने ड्रामे में किसी न किसी तरह का मज़ाहिया किरदार या वाक़या शामिल करते जिसका असल वाक़े से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ड्रामे के आखिर तक असल किस्से के पहलू ब पहलू चलता। इस ज़माने के चलन के मुताबिक फ़िक्रेबाज़ी, नोक झोंक, शोखी और शरारती इनके ड्रामों में ज़रूर होती थी। आगा अशरफ काश्मीरी का एक इम्तियाज़ ये भी था कि उन्होंने तफरीह मुहैया करने के साथ साथ आवाम को बेदार करने में भी ज़बरदस्त रोल अदा किया। समाज के हर तबक़े के लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। आगा अशरफ के साथ साथ उस दौर के दूसरे ड्रामा निगारों ने मजहबी, अखलाकी, मुआशराती और सियासी पहलुओं को भी अपने ड्रामों में उभारना शुरू किया। इस मामले में आगा अशरफ सबसे आगे रहे। इनका ड्रामा यहूदी की लड़की हुकूमत के जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। अब देखिए सवाल नंबर 3 है, ड्रामा यहूदी की लड़की के अहम किरदारों पर तबसरा कीजिए। तो ये जो अहम किरदार हैं, इनमें इस ड्रामे में 6 मर्द किरदार हैं और 3 किरदार हैं, औरतों के किरदार हैं। मार्क्स रोमन शहज़ादा और हैना इसकी महबूबा अक्टूया रोमन शहज़ादी और मार्क्सी मंगेतर ब्रिटिश मजहबी रहनुमा। इज़रा एक बूढ़ा यहूदी जो हिना का बाप है। बादशाह एक रोमन बादशाह, सिपाही रोमन फौजी का सिपाही। केशिश रोमन सरदार जोना अक्टूया की मुलाजमा जूना। ड्रामे के मरकज़ी किरदार मार्क्स और हिना है। इज़रा एक आलिम यहूदी है। मार्क्स रोमन शहज़ादा होते हुए भी हिना को चाहता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। चंद दिन बाद हिना को मालूम होता है कि वो यहूदी नहीं, रोमन शहज़ादा है। चुनांचे वो मजबूरन अपने ताल्लुकात ख़त्म करने पर आमादा हो जाती है। इधर मार्क्स इस पर दीवाना वार फरीफ्ता है और चाहता है कि हिना इससे ताल्लुकात ख़त्म ना करे। हिना के बाप इज़रा को जब पता चलता है तो मार्क्स के सामने एक शर्त रखता है कि वो अपना मज़हब तब्दील कर ले तो वो हिना की शादी इससे कर सकता है। लेकिन हिना को जब ये मालूम होता है कि आक्टोया मार्क्स की मंगेतर है तो वो इसकी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देती है। किरदार निगारी के एतबार से हिना का किरदार बहुत अहम और पुरअसर है। इसके बाद आक्टोया और इज़रा और ब्रोटस के किरदार हैं जो अपने कौल व फ़ेल और अमल से ख़ुद को मनवा लेते हैं। मार्क्स एक आशिक से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, जबकि ब्रोटस ने अपने मजहबी रहनुमा होने का हक़ अदा किया है। आगा अशरफ ने ड्रामे के प्लॉट के एतबार से अपने किरदारों के साथ मेहनत की है। स्टेज पर ख़ुद नज़र न आने के बावजूद आगा अशरफ मुकम्मल तौर पर अपने किरदारों के अक्स पेश करते नज़र आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आगा अशरफ ने पहली बार ड्रामे को फ़न की तरफ मोड़ा और ऐसे ड्रामे पेश किए जिनमें मुल्क के मुआशराती मसाइल को मौजू बनाया। हम देखते हैं कि इस जदीद दौर में भी 2 अलग अलग फ़िरक़ों और दीन धर्म के लड़के लड़कियों का एक साथ शादी करना अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। कुछ ऐसा ही ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों में नज़र आता है। तो तीनों जवाबात हमारे हो गए। तो देखिए तीनों जवाबात हमारे मुकम्मल हो गए। मेरी वीडियो भी यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।